नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए 70 का संग्राम शुरू करते हैं। बड़ी खबर यह है कि देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज, विधवा पेंशन में बढ़ोतरी, योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति, इन मुद्दों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। इसके अलावा अस्पताल में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को फिलहाल नहीं बढ़ाया जाएगा। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को उनकी छुट्टी में जोड़ा जाएगा। सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकास खंड में एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षितों को आउटसोर्स के माध्यम से रखने का फैसला भी किया है। नगर निकाय के क्षेत्र में विस्तार किया गया है। अब 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में आंशिक संशोधन किया जाएगा। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास समिति का गठन किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में संशोधन किया गया है। केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण के जो नियम हैं, उनमें छूट दी गई है। तो देखिए, जनता से जुड़े कई अहम ये मसौदे थे, प्रस्ताव थे, जिसमें कैबिनेट पर मुहर लगी है। पीडब्ल्यूडी संविदा के प्रकरण पे भी, जो संविदा पे जूनियर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया और काफी जेज काम कर रहे हैं काफी समय से, तो उनको लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। और इसी तरह पुलिस का जो ग्रेड पे का मामला है, इसमें भी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ा के 1400, वृद्धा और विधवा पेंशन जो 1200 थी उसको 1400 करने का निर्णय लिया। और जो विसंगतियां बीच में थी कि एक को मिलता था दूसरे को नहीं मिलता था, ये बाइंडिंग खत्म कर दी गई है। जो मनरेगा की हड़ताल हुई थी, उस पीरियड में हड़ताल पीरियड को जो तनख्वाह का प्रकरण था, उनको उनकी छुट्टियों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकास खंड में के इंटर कॉलेज, एक इंटर कॉलेज, कुल मिलाकर के 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखने का निर्णय लिया। देहरादून से ही खबर है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जाता हुआ साल प्रदेश को बड़े जख्म दे गया है। कोरोना महामारी के बहाने भाजपा सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा। कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छी होती तो इतने लोग साथ नहीं छोड़ते, उनकी जान नहीं जाती। हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ी बात सामने रखी है, जहां पर उन तमाम परिवार वालों का दर्द साझा करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा, जिन्होंने अपनों को खोया है इस जाते हुए साल में। लेकिन उन्होंने यहीं पर सत्ता पक्ष पर निशान भी लगाया, उंगली भी उठाई कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। कोरोना की महामारी, जिसका दूसरा फेज भी मानव निर्मित था, राज्य सरकारों की आपराधिक स्तर की लापरवाही के कारण उत्तराखंड, दिल्ली, देश के कई हिस्सों में हमने अपने करीबी लोगों को खोया। देश में ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, बेड की कमी आदि चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में लाखों लोग अकाल काल कर गए। उत्तराखंड में साल बीते बीते हमने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनते देखा, खुलेआम पदों की नीलामी होती देखी, खनन के नाम पर पूरी नदियां, नाले, गाड़, गधेरे खोद डाले गए और सरकार ने खुद एडमिट किया है कि हाँ हुआ है, इसलिए हमने इस बीएफओ को स्थानांतरित कर दिया। उत्तराखंड में न्यू ईयर मनाने पहुंचे सैलानियों की खुशी कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है।
रुद्रप्रयाग में मौजूद चोपता में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की खबर के बाद देश के कोने कोने से सैलानी चोपता आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि चोपता में करीब 5000 सैलानी पहुंच भी चुके हैं। अगले कुछ रोज में ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है। और सिर्फ चोपता ही नहीं, नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक टिहरी झील और धनौल्टी भी पहुंचने लगे हैं, जिससे टिहरी झील के पर्यटन क्षेत्र गुलजार दिखाई दे रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती भीड़ के बाद स्थानीय कारोबारी खुश हैं। कोरोना के लेके तो पूरी तरह से हम पिछले कई सालों से सहयोगी कर रहे हैं और लगातार कोरोना की जो मार है वो हम पर लगातार गिर रही है। साथ ही हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है कि जो भी कैंप और कॉटेज हमारा लगेगा, हम प्रत्येक लोगों को उन्हीं के कॉटेज के बाहर बॉनफायर, डीजे और भोजन की व्यवस्था वहीं उन्हीं के कैंप के बाहर करेंगे और कम से कम पर्यटक एक दूसरे से घुल मिल सके। इस चीज़ के लिए सभी पर्यटकों को मास्क पहनने के लिए जरूरी रखा गया है। सैनिटाइजर, प्रत्येक कमरे में सैनिटाइजर रखा गया। पर्यटन के लिहाज से इस वक्त को उत्तराखंड के लिए सीजन कहा जाता है और कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ चीजें चल रही हैं, हम जानेंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। देहरादून से पंकज हैं, रामनगर से दानिश है, मसूरी से सुनील सोनकर हैं। सुनील का रुख करेंगे क्योंकि पहाड़ों की रानी तो गुलजार हो जाती है। कुदरत इतना खूबसूरत बना देती है इस वक्त को। लोग कैसे पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी इस समय पर्यटकों से गुलजार हो रखी है। लगातार मसूरी में भीड़ बढ़ रही है और लोग नए साल को जश्न मनाने के लिए यहाँ पर लगातार उत्साहित है। परंतु कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू जो 11 बजे के बाद यहाँ पर लग जाएगा, वो कहीं ना कहीं आड़े हाथ आएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर मसूरी पुलिस का, खासकर अगर सीओ नरेंद्र पंत की बात करी जाए तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कोविड के नियमों का हर हाल में पालन कराया जाएगा। रात्रि 10 बजे के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डीजे या अन्य चीजें नहीं बजाई जाएगी और जिन होटलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं वो 11 बजे से पहले वाइंड अप कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो उसको लेकर सख्ती भी की जाएगी। परंतु मसूरी इस समय पर्यटकों से गुलजार है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ रही है और ये चुनौती भी होगा मसूरी पुलिस के लिए कि किस तरीके से कोविड के नियमों का यहाँ पर पालन होगा और खासकर जब 11 बजे यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगेगा तो उसमें कैसे मैनेज किया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न यहाँ पर होंगे। जी ठीक है, चलिए अब देहरादून का रुख करते हैं क्योंकि देखिए देहरादून राजधानी है और वहां पर भी पर्यटकों का आना जाना बढ़ गया होगा। कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या गाइडलाइन है, क्या तस्वीरें हैं, पंकज? देखिए, इसमें थोड़ा और वक्त है अभी क्योंकि जश्न का जो माहौल है वो 10 बजे के बाद शुरू होगा। लेकिन अगर मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून से ही तमाम जो पर्यटक हैं वो मसूरी की ओर रुख करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि देखिए घंटाघर की तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। ये घंटाघर मुख्य चौराहा है देहरादून का और यहीं से मसूरी के लिए रास्ता जाता है। जो भी पर्यटक आएगा वो यहीं से होकर मसूरी जाएगा। लेकिन क्योंकि पुलिस विभाग ने पहले से ही व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति यदि सहारनपुर की ओर से मसूरी जाना चाहेगा तो उसको बल्लूपुर चौक से होते हुए गढ़ी कैंट और उसके बाद सीधे उसे मसूरी भेजा जाएगा। उसके अलावा अगर हम हरिद्वार की ओर से बात करें तो हरिद्वार ऋषिकेश से आने वाले तमाम पर्यटकों को पहले ही ऋषिकेश से रायपुर होते हुए, उसके बाद अगर हरिद्वार से कोई पर्यटक आता है डोईवाला होते हुए तो उसको रिंग रोड से होते हुए फिर सहजधारा रोड और उसके बाद सीधे मसूरी भेजा जाएगा। ये व्यवस्था की गई थी और ये हमने देखा है अक्सर जो चौराहे पे आप दर्शक तमाम तस्वीर देख रहे हैं ट्रैफिक की, यहाँ पर आज स्मूथ ट्रैफिक इसलिए चल रहा है क्योंकि जो तमाम पर्यटक अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं तो उनको यहाँ आने की अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो रहा। बड़ी बात यह है देखिए शाम के 6:30 बजे का वक्त है और इस समय बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग अपने घरों के लिए निकलते हैं दफ्तरों से, पुलिस का जवान कोई मौजूद नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना के देखिए आज 88 मामले आज उत्तराखंड में आए हैं और सबसे ज़्यादा जो मामले इसमें था वो देहरादून में आए हैं। तो ये बड़ी गंभीर बात है कि कोई भी जो पुलिस का जवान है वो मौजूद नहीं है। एक 5 गियर की गाड़ी है जरूर खड़ी कर दी है, लेकिन ट्रैफिक स्मूथ है तो ये गनीमत है कि बहुत ज़्यादा पर्यटक नहीं पहुंचे हैं। और संवेदनशील मामला इसलिए भी है क्योंकि ये तमाम लोगों की रोजी रोटी का भी जरिया है। नए साल पर पर्यटक आते हैं। लेकिन रामनगर की क्या कंडीशन है, दानिश से जानेंगे, हमारे सहयोगी हैं वहां से। तो रामनगर में कैसी व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके की रिपोर्ट है, दानिश? देखिए स्नेहलता, मैं आपको बता दूं रामनगर के आसपास तमाम रिजोर्ट गुलजार हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में
जहाँ तहाँ से जो पर्यटक आते हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली एनसीआर के ज़्यादातर पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके लिए तमाम तरह के इंतज़ाम यहाँ के रिजॉर्ट स्वामियों ने किए हैं। अधिकांश लोगों से मना किया गया है कि रिजॉर्ट के बाहर वो ना जाएं और पूरी तरह से रिजॉर्ट के अंदर ही रह करके अपना न्यू ईयर मनाएंगे। किसी भी प्रकार से उनको सड़क पर चहलकदमी करने की इजाज़त नहीं है। वहीं 11 बजे के बाद प्रशासन ने टीम गठित की है। 11 बजे के बाद तमाम रिजॉर्टों को चेक किया जाएगा। अगर किसी रिजॉर्ट में किसी भी प्रकार से न्यू ईयर का जश्न मनाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रिजॉर्ट स्वामियों का कहना है कि वो जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो इंडोर कर रहे हैं, ना कि आउटडोर, तो उनको थोड़ी राहत देनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग 30 से 40 हजार पर्यटक इस क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं जो न्यू ईयर का लुत्फ उठा रहे हैं। जी स्नेहा। बिल्कुल दानिश, ये है नए साल को लेकर उत्तराखंड में तमाम पर्यटक स्थलों से जो रिपोर्ट हमारे सहयोगियों ने दी है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये देखिए, ये तस्वीरें जश्न की भी सिडनी से आ चुकी हैं। आपके सामने सिडनी की ये तस्वीरें हैं। नए साल का आगाज हो चुका है और उसी से जगमग ये रोशनी। तो देखिए, धरती के दूसरे छोर पे, दूसरे कोने पे जहां कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, और वहां की ये तस्वीरें, आगाज है नए साल की 2022 की शुरुआत आतिशबाजी और तालियों की गूंज के साथ। तो हैप्पी न्यू ईयर यहाँ के लोग बोल सकते हैं सिडनी से एक दूसरे को। और ये वक्त है वहां जहां 12 बज चुके हैं। सिडनी से ये तस्वीरें सीधी आपके सामने, किस तरीके की आतिशबाजी होती है हर साल की तरह हमने देखा। बस यही प्रार्थना होगी कि सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ये साल 2022 जैसा ना हो अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन जश्न की बात करते हैं, तस्वीरें साफ हैं आपके सामने सिडनी से, जहां पर नया साल कदम रख चुका है। लोग एक दूसरे को विश कर रहे होंगे क्योंकि 12 बज चुके हैं। देखिए, देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है जहां नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की सीएम से मुलाकात हुई है। सीएम आवास पर सीएम धामी से मुलाकात की है प्रीतम सिंह ने। अब इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर। चलिए, 70 के संग्राम में अब बात कर लेते हैं नैनीताल की भीमताल विधानसभा सीट की। इस सीट से राम सिंह कैड़ा विधायक हैं। इन्होंने 2017 से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मगर अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नैनीताल जिले की भीमताल विधानसभा सीट पर मौजूदा समय में राम सिंह कैड़ा विधायक हैं। राम सिंह कैड़ा ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीता था, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। भीमताल विधानसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर 2012 में हुए चुनाव में भाजपा के दान सिंह भंडारी की जीत हुई थी, जबकि बसपा से चुनाव लड़ रहे मोहन पाल दूसरे स्थान पर रहे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में दान सिंह भंडारी दल बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए। भाजपा की तरफ से गोविंद सिंह बिष्ट चुनाव लड़े, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राम सिंह कैड़ा भाजपा और कांग्रेस पर भारी पड़े। राम सिंह कैड़ा चुनाव जीत गए, जबकि भाजपा दूसरे स्थान पर रही। राम सिंह कैड़ा का कहना है कि उनका 5 साल का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है। पंपिंग योजना भीमताल विधानसभा में पहली बार मोदी जी के आशीर्वाद से, गांधी जी के आशीर्वाद से हमने स्वीकृति कराई है। अभी तक का फोकस रोडों में था। मैंने हर ग्राम सभा में रोड डालने का प्रयास किया और बहुत में मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से जनता चाहती है कि विधायक बनने के बाद मेरा विधायक मेरे बीच रहे, मेरे साथ रहे, मेरे दुख में रहे, मेरे सुख में रहे। मैंने लगातार उपस्थिति दर्ज करने का काम किया। राम सिंह कैड़ा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं
और लोगों के बीच लोकप्रिय भी। वहीं पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी की सक्रियता भी क्षेत्र में बनी रहती है। हालांकि दल बदल के कारण उनकी साख जरूर प्रभावित हुई है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं 2017 की विधानसभा चुनाव में भीमताल सीट का नतीजा क्या रहा, रिजल्ट क्या निकल करके आए। तो देखिए, इस निर्दलीय चुनाव में राम सिंह कैड़ा का नाम है जो अब बीजेपी में है और कांग्रेस पर वो भारी पड़े थे। राम सिंह कैड़ा चुनाव जीत गए थे जबकि बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। भाजपा के गोविंद सिंह बिष्ट की हार हुई थी। हालांकि अब राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब भीमताल से विधायक का दावा तो ये है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में खूब काम कराए हैं, मगर विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल भी उठाते हैं। मैंने ककोड़ में रोड डाली, मैंने पटरानी में रोड डाली, हरिताल में रोड डाली। उस रोड को मैंने लोहाडू में मिलाया। शुआकोट पोखरी में रोड नहीं थी, लोग लगभग 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर पैदल जाते थे। लोग इसको नैनीताल जिले में श्रीलंका का नाम दिया था। शुआकोट पोखरी गाँव है, तो वहाँ पर हमने रोड डाल दी है। और गोनियारों की धार में रोड डाल दी है। विकास के नाम पे उन्होंने सिर्फ अपने घर का विकास किया। उन्होंने अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाया, अपने विधायक बने और बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने कि हम जो है शिक्षा, चिकित्सा और जितने सड़कें हैं इनको दुरुस्त करेंगे करके। आज एक भी सड़क, वो सिर्फ प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्घाटन कर रहे हैं और जो है उन्होंने एक भी विकास कार्य हमारे विधानसभा में कहीं भी नहीं किया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि भीमताल विधानसभा सीट की जनता के बीच पे मुद्दे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, लोगों को इसकी उम्मीद रहती है। दूसरी चीज यह है कि सड़क की व्यवस्था ये अभी तक नहीं मिल पाई है व्यवस्था, लोग इससे परेशान हैं। तीसरी चीज, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद रोजगार की भी आप बात करते हैं तो इसकी कमी से पलायन होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था यानी अस्पतालों की कमी भी यहाँ के लोगों के बीच में बड़ा मुद्दा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि भीमताल की जनता अपने विधायक के कामकाज को लेकर क्या राय रखती है। चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, वो मंडियों पे वो रेट नहीं मिल रहा उनको जो रेट मिलना चाहिए। हो क्या रहा है, कोविड के समय क्या हुआ कि भीड़ नहीं लगानी तो किसान वहाँ मंडी में नहीं जा पाया, तो एक नया ट्रेंड चल गया कि आपके ट्रकों के ट्रक के पहले सौदे हो जा रहे हैं और किसान को कुछ और पर्चियाँ दी जा रही है। तो ये मतलब किसान के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और किसान के लिए कोई एक नई योजना नहीं लेके आई गई कि जिससे किसान को नई टेक्निक से डेवलप किया जाए। भले ही सरकारी कागजों में बहुत सारी योजनाएं भले ही चलती हैं, लेकिन अगर हम उसका धरातल पर देखते हैं तो उसका कुछ भी हमें धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। अभी भी हम लोग यातायात के साधनों में पीछे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में हम पीछे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो अभी भी हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, राइट टू एजुकेशन आने के बाद भी विद्यालयों में अध्यापक पूर्ण रूप से नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में लगी है। आगामी 45 दिन तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड से करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार गोपाल राय देहरादून पहुंचे और चुनावी रणनीति उन्होंने साझा की। समाजवादी पार्टी के एमएलसी के घर कन्नौज में इस वक्त छापेमारी चल रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। सर, आपके एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। देहरादून में भाजपा मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उमेश शर्मा काऊ ने पार्टी संगठन के 2 मंडल अध्यक्ष हटवा दिए हैं, जबकि अब ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दिलवाई गई है जो चुनाव निर्दलीय लड़कर हार चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि काऊ को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। तो ये था 70 का संग्राम। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे आप 7 का समीकरण।